Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is nucleic acid, and this topic comes under the new chapter, that is molecular basis of inheritance. Therefore, we are going to start a new chapter and a new topic of this chapter. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो कि एक नए चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 12th क्लास के अंदर आता है, जो कि यूनिट है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के अंदर आता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारा टॉपिक है, हम उससे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। देखो, हमारा जो क्लास 12 के बायोलॉजी में गिवन है ये चैप्टर, जो कि यूनिट 7 के अंदर आता है। तो 5 यूनिट्स 11th क्लास में है, 2 यूनिट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड यूनिट है हमारी 12th क्लास की। यूनिट्स का नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। देखो, हम ओवरऑल जो है यहाँ पे जेनेटिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक को हम जो इनहेरिटेंस जेनेटिक्स जिसमें पढ़ते हैं हम, दूसरी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ते हैं या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोल देते हैं जिसको, और तीसरा है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो हमने ऑलरेडी जो है इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। अब हम सेकंड टाइप जो जेनेटिक्स का जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यही हमारा चैप्टर, जो कि चैप्टर 5 है रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी के अंदर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के अंदर आएगा फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड। देखो, यहाँ पे कुछ इनिशियल बातें लिखी हुई है, वो सिंपली बता देता हूँ। जैसे अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये कम अक्रॉस दैट लाइन की 1926 के बाद में जो है यहाँ पे उस समय जब जेनेटिक मटेरियल की सर्च चल रही थी, तो उस टाइम पे जो सर्च करते करते साइंटिस्ट ने पूरा अपना जो है फोकस इस चीज़ पे रखा था कि ये पता करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जब 1926 में क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस, इट इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल, और मॉलिक्यूलर के लेवल पे पहुँच चुकी थी, और मॉलिक्यूल्स के बारे में सर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ पोटैटिव का मतलब होता है जो कि सपोज टू बी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो इसलिए उसकी सर्च चल रही थी। वॉज इन्वेस्टिगेटेड कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन, यहाँ से पता लगा था कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यही चीज़ हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, इसी को हम समझने वाले हैं। कैसे पता लगा था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर मिलता है जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि दूसरे काम रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं आरएनए का भी इंपॉर्टेंस है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में यूकैरियोट्स के लिए। न्यूक्लिक एसिड हमारा टॉपिक और डिस्कशन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, जैसे एग्जांपल में हमने लिया न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए इज ऑल्सो ए न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज ऑल्सो ए न्यूक्लिक एसिड। तो हम डिस्कस डीएनए को कर रहे हैं, आरएनए को पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीएनए के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आरएनए के बारे में भी आप अपने आप ही जान जाएंगे। तो यहाँ पे हम डीएनए का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड की, ये लॉन्ग पॉलीमर होते हैं। जैसे कि डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अगर ये आरएनए होगा तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, बस ये डीऑक्सी यहाँ से हट जाएगा। तो लॉन्ग पॉलीमर होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के लिए, इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोल देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का एक और नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के मिलके जो है बन जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो लॉन्ग पॉलीमर होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर। कैसा है, एसिडिक। देखो नाम में भी आपको पता है एसिड आ रहा है ना, न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक नेचर है, इसलिए ये पता लग गया है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलता है आपको न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है आपको जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे आपको जो है डीएनए मिलता है। सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई फ्रेडरिक मेशर। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। सबसे पहले जो है जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मेशर 1869। उस समय में जब ग्रीक और जॉन मैंडल भी काम कर रहे थे, लगभग 1865-66 की जो टाइम पीरियड था उसमें मैंडल भी काम कर रहे थे, और फ्रेडरिक मेशर ने उस टाइम पे इसको देख लिया था। तो आइडेंटिफाई करके इसको क्या बोला था, न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में मिलने वाला मटेरियल क्या बोला था, न्यूक्लियन बोल दिया था इसको।
तो न्यूक्लियन किसने बोला था? फ्रेडरिक मेसर ने। कब बोला था? 1869 में। एल्टमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था एसिडिक नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। तो उन्होंने बताया कि ये सब्सटेंस जो है न्यूक्लियन, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो टर्म आया वो एल्टमैन ने दिया था और इन्होंने बताया था कि जो सब्सटेंस न्यूक्लियन है इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई करके इसको डिस्क्राइब किया था। तो न्यूक्लिक एसिड इन्हीं के द्वारा टर्म दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है लेंथ ऑफ डीएनए। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की लेंथ बतानी है, क्योंकि डीएनए इज ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड, तो क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड किस में होगा? जो सिंगल स्ट्रैंड होगा उसमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर लेंगे, वही उसकी लेंथ के बराबर होगा। अगर कोई डबल स्ट्रैंड होगा तो उसमें पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो जो जितने भी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आप जिसको क्या बोलेंगे? बेस पेयर। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? बेस पेयर, क्योंकि पेयर में क्या होंगे? 2 प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड, तो पेयर बन जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? बेसिस का पेयर। तो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है या फिर बेस पेयर का नंबर है वही लेंथ ऑफ डीएनए के बराबर है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए आपको जैसे याद रखना है, जैसे ऑर्गेनिज्म का नाम दे रखा है, फिर हमने जेनेटिक मटेरियल का टाइप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद करना है। साथ में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड याद करने हैं। जैसे कि बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस, उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। 5X174 यहाँ पे जो है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और कैसा है? सर्कुलर। सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर। सर्कल कैसे याद रहेगा? देखो इसके नाम में सर्कल बना हुआ है, तो इससे सर्कुलर याद रखना। अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का नंबर ही यहाँ पे लेंगे, तो 5386 बेसिस। कितने? 5386 बेसिस। कैसे याद करोगे? 5 और 3 को ऐड कर लो, 8 बन जाएगा, और उसमें से 2 कम कर दो 6, तो 5386 बेसिस यहाँ पे हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के। नेक्स्ट है लैम्डा फाज। लैम्डा फाज भी एक वायरस है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है और लीनियर होता है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए और लीनियर होता है। तो डबल स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब वहाँ बेस पेयर होंगे, तो कितने होंगे? 48502। देखो 4 और 8 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 50। तो बन गया देखो 4850 और 2। याद करना आसान है आपको। 48502 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लैम्डा फाज के अंदर। ठीक है। नाउ इकोलाई दे रखा है यहाँ पे। इकोलाई जो कि प्रोकैरियोट्स है, इसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स का डीएनए। इसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर यहाँ पे गिवन है। 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ह्यूमन जीनोम की बात करें, डिप्लॉयड सेल में बात करें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लीनियर होगा, और 6.6 × 10⁻9 यहाँ पे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड सेल के अंदर। हैप्लॉयड होगा तो ये 3.3 हो जाएगा। अगर हैप्लॉयड हुआ तो कितना हो जाएगा? 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर हो जाएगा हैप्लॉयड सेल में, या जीनोम जिसे आप कह सकते हैं, या सिंगल सेट कह सकते हैं। तो आपको याद कैसे करना है? देखो पहले तो ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस 5X174, फिर लैम्डा फाज, फिर इकोलाई और फिर ह्यूमन जीनोम। इसमें से पहले 2 तो रेस हैं, ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, आपको ये बात पता लगी? पहले ये ज़रूरी है इस चीज़ जानना। देखो यहाँ पे याद कैसे करेंगे? जेनेटिक मटेरियल पहले वाले में सिंगल स्ट्रैंड है, बाकी सब में क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये याद हो गया। फिर कैसे है? सर्कुलर लीनियर, सर्कुलर लीनियर। याद करने का तरीका देखो आसान सा है, सर्कुलर लीनियर, सर्कुलर लीनियर। उसके बाद में बेसिस सिंगल स्टैंड होगा तो उसमें 5386 बेसिस ही होगा। तो यहाँ पे ये पीछे जो है बेसिस न्यूक्लियोटाइड के नंबर को बताता है। बेस पेयर जो है पेयर न्यूक्लियोटाइड को बताता है, डबल स्टैंड के अंदर होगा बेस पेयर, तीनों में बेस पेयर है। देखो लेमडा में कितना है? 48502, 48 और 2 का ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। इकोलाई में 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, और यहाँ पे कितना है? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो इट वाज अबाउट मेनली द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया है। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अगर आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, तो फिर एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलके बना होता है न्यूक्लियोसाइड। तो आपको बेसिक याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही पूछे तो भी आप सेम एक न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन बताना क्या होगी? एक न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट, H3PO4 यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फेट के लिए। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। फर्दर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शुगर जो है 2 टाइप की हो सकती है। आरएनए की शुगर राइबोज शुगर होती है और डीऑक्सी राइबोज डीएनए की शुगर होती है।
दोनों के अंदर कार्बन 5 होते हैं, कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन सेम है। डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन का नंबर। राइबोज में 5 है ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 है, एक ऑक्सीजन कम होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर आरएनए में मिलती है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में मिलती है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको दिखाया है शुगर्स का, राइबोज शुगर का भी और डीऑक्सी राइबोज का। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो कि डायरेक्टली हम यूज़ में लाएंगे। ये यहाँ पे देखो कार्बन नंबर देखते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। फर्स्ट पे OH ग्रुप ऊपर है, 2 पे नीचे होता है, 3 पे नीचे होता है और यहाँ पे 5 पे ऊपर की तरफ फंक्शनल ग्रुप है CH2OH। डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ डिफरेंस है डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज शुगर में। कार्बन 2 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए एक ऑक्सीजन कम हो गया, 4 रह गए। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेस रिएक्टिव होता है तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर कम है। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज की जो शुगर है ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, इसको स्टेबिलिटी देने का काम करती है। तो आपने शुगर के बारे में पढ़ा, 2 टाइप की शुगर, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस भी 2 टाइप की हो सकती हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एडेनिन और ग्वानिन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं एडेनिन को और जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्वानिन को। तो प्यूरिन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा ग्वानिन जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा नाइट्रोजन बेस है पायरिमिडीन्स। दूसरा ग्रुप जो है पायरिमिडीन्स है, इसके टाइप में पहला साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है थाइमिन जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है यूरासिल जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पायरिमिडीन्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे और थाइमिन जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यूरासिल जिसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पता है थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों मिलते हैं डीएनए में, लेकिन यहाँ पे साइटोसिन और यूरासिल मिलते हैं आरएनए में। तो थाइमिन डीएनए में होता है और यूरासिल होता है इसकी जगह पे आरएनए में। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना, आरएनए में यूरासिल मिलता है और साइटोसिन मिलते हैं, जबकि डीएनए में पहले दोनों साइटोसिन और थाइमिन मिलते हैं। थाइमिन डीएनए के अंदर होता है, आरएनए में नहीं होता है। यूरासिल आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा डीएनए में मिलता है, कौन सा आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन दोनों होते हैं डीएनए में, दोनों आरएनए में होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्यूरिन समझाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर में से 4 तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और 5 कार्बन है और 2 रिंग की फॉर्म में है। आपको क्लियरली एक 6 मेंबर रिंग दिख रही है आपको और एक ये वाली रिंग दिख रही है। तो ये कैसा है? 9 मेंबर टोटल डबल हेट्रोसाइक्लिक 2 डिफरेंट टाइप की रिंग है यहाँ पे, जिसके कारण ये यहाँ पे देख सकते हो हेट्रोसाइक्लिक इसलिए कि नाइट्रोजन और कार्बन से मिलके बना है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कहाँ है? कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 7, कार्बन 9 नंबर पे जो है नाइट्रोजन मिलते हैं। पायरिमिडीन की रिंग सिंगल रिंग होती है, ये भी 6 मेंबर्ड होती है और हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन से मिलके बनी है। तो नाइट्रोजन 2 जगह पे है, बाकी जगह यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है। नाइट्रोजन कार्बन 1 और 3 पे है, तो आप इस तरह से 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं आप। तो कार्बन नंबर 1 और 3 पे नाइट्रोजन है, बाकी जगह पे कार्बन है। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना, आइडिया रखना है कि इसमें 2 रिंग होती है प्यूरिन्स में। पायरिमिडीन्स में कितनी होती है? सिंगल रिंग होती है। प्यूरिन की रिंग जो होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं? 9 यहाँ पे आपको टोटल मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। 9 मेंबर रिंग होगी, हेट्रोसाइक्लिक होगी। तो ये 9 मेंबर रिंग जो है इसके अंदर 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होते हैं, और जबकि यहाँ पे जो है 6 मेंबर में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन रहती हैं पायरिमिडीन की रिंग के अंदर। तो आपको ये बेसिक बातें याद रखनी है। डबल रिंग प्यूरिन में होती है, सिंगल रिंग पायरिमिडीन में होती है। तो क्वेश्चन आपको रिंग के बेसिस पे भी पूछ लिया जाएगा, किस में डबल रिंग होती है? तो एडेनिन और ग्वानिन। किस में सिंगल रिंग होती है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है 5 मिथाइल यूरासिल। तो यूरासिल में कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल लगा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? थाइमिन। या फिर मैं ये कहूँ कि थाइमिन के अंदर से 5th कार्बन से अगर हम मिथाइल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? यूरासिल। लेकिन ये डीएनए में मिलता है और ये आरएनए में होता है और ये इक्वल हो सकते हैं। अगर 5 मिथाइल यूरासिल लगा देंगे जो है ये बन जाएगा थाइमिन। अब देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कैसे एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, जैसे मैंने क्या किया है कि एक शुगर लिया है, एक शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, प्लस में फॉस्फेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या किया है, एक में नाइट्रोजन बेस आपको प्यूरिन दिखाया है, एक में पायरिमिडिन। क्यों दिखाया है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ याद रखो, ये शुगर है, किसकी शुगर है, कैसे पहचानेंगे, अगर सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबो शुगर है। यहाँ पर भी डीऑक्सी राइबो शुगर है। नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड कौन सा होता है, पहले तो ये पहचानना है। तो एक शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, कौन से बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। यहाँ पर भी सेम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 होगा शुगर का। यहाँ पे जो रिंग है इसमें किस मेंबर से जुड़ेगा, अगर ये प्यूरिन होगा तो N9 पे जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, N9 पे, नाइट्रोजन जो 9th नंबर पे है उससे जुड़ेगा। अगर ये पैरामिडिन हुआ तो किससे जुड़ेगा, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 होगा ये किससे जुड़ेगा, N1 से, जो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे होगी पैरामिडिन के अंदर। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझनी है, एक तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में प्यूरिन में N9 पे जुड़ता है और N1 पे पायरिमिडिन में जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर साथ में फॉस्फेट दिखाया है, तो फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 पे, यहाँ पे देख सकते हो कार्बन नंबर 5। कौन सा बॉन्ड बनेगा फॉस्फेट और शुगर के बीच में, फॉस्फोएस्टर, कौन सा बनेगा, फॉस्फोएस्टर। तो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सेम बॉन्ड ये वाला। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में। तो अब आप समझ चुके हैं कितने बॉन्ड मिलते हैं। देखो यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है शुगर और नाइट्रोजन बेस के अंदर, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिलता है फॉस्फेट और शुगर के बीच में। शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, और साथ में फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड। तो अब आप समझ चुके होंगे एक न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड जो है बना होता है शुगर साथ में नाइट्रोजन बेस, जिससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड, प्लस फॉस्फेट लगा देंगे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर आप बता सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं, किस किस टाइप के बॉन्ड आती हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो बेटा उसके अंदर कितने शुगर होंगी, एक, कितने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होंगे, एक, कितने फॉस्फेट होंगे, एक, ठीक है, ये इक्वल होगा। कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होंगे, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दूसरा यहाँ पे जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो किससे जुड़ता है, N9 से, अगर ये प्यूरिन है, पायरिमिडिन है तो N1 से जुड़ता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पोजीशन सारी चीज़ें याद रखनी है जितनी भी हमने न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ी हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हैं ये सब बातें। यहाँ तक हम इस वीडियो को रखते हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।